नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति शर्मा आपका ट्रू क्राइम स्टोरी पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बन रहे और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है तो मुझे आप सबके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो कृपया अपना सहयोग बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आज की कहानी क्या है। नेपाल के चितवन क्षेत्र के नारायण घाट से गुजर रहे लोगों की नजर एक बोरी पर पड़ी। उस समय सुबह के 11:30 बजे का समय था। बोरी देखकर एक व्यक्ति ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। उसने सोचा कि बोरी में कोई सामान होगा। लोगों में आपस में बहस होने लगी कि इस बोरी पर उनका भी अधिकार है। इसके बाद माल की उम्मीद में जैसे ही बोरी का मुंह खोला गया, सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बोरी में कोई सामान नहीं, बल्कि एक 30-32 साल की महिला की लाश थी। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए। फिर एक युवक ने तुरंत चितवन थाने की पुलिस को इसकी सूचना दे दिया। नेपाल पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू किया। पुलिस ने डॉग स्क्वायड भी बुला लिया। पुलिस सबूत जुटाने के प्रयास में थी। इसी बीच पुलिस को कुछ दूरी पर एक बोरी और मिली। उसे खोलकर देखा गया तो उस बोरी में भी एक 2021 साल के युवक की लाश थी। दो लाशें देखते ही पुलिस के होश उड़ गए। दोनों लाशें किसकी हैं? कौन है युवती, कौन है युवक, किसने की है इन दोनों की हत्याएं? दो हत्याएं नेपाल पुलिस के लिए चुनौती बन गईं। शवों की शिनाख्त नहीं होने पर पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू किया। पुलिस समझ गई कि इन दोनों लाशों का आपस में जरूर कोई ना कोई संबंध है। ये घटना 22 नवंबर 2023 की थी। नेपाल पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया। उस क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। एक फुटेज से पता चला कि एक व्यक्ति साइकिल पर रखकर 2 बार में इन शवों को यहां फेंक गया था। शवों को फेंकने वाले का चेहरा कैमरे में धुंधला होने के कारण उसका पता नहीं चल सका। पहचान की गुंजाइश इतनी भर थी कि जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को शवों से कुछ दूरी पर एक थैला मिला। उस थैले पर बिहार के मोतिहारी जिले के सुगौली की एक दुकान का पता लिखा हुआ था। नेपाल पुलिस ने अनुमान लगाया कि जरूर इन दोनों लाशों का संबंध भारत के बिहार राज्य के सुगौली से होगा। बताते चले कि मोतिहारी बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण का मुख्यालय है। बिहार की राजधानी पटना से 170 किलोमीटर दूर पूर्वी चंपारण नेपाल की सीमा पर बसा है। इसके बाद नेपाल पुलिस ने थाना सुगौली पहुंचकर वहां की पुलिस को दोनों लाशों के साथ ही मिले थैले के बारे में जानकारी दिया। दोनों लाशों के फोटो भी दिखाए। थाना सुगौली पुलिस को जैसे ही मृतकों के बारे में जानकारी मिली तो वह हतप्रभ रह गई, क्योंकि इन दोनों की पिछले 25 दिनों से तलाश कर रही थी। ये लाशें 21 वर्षीय ऋषभ निवासी फुलवरिया थाना सुगौली और 30 वर्षीय अस्मिता उर्फ संजू देवी निवासी सुगांवडीह थाना सुगौली की थीं। नेपाल पुलिस से पूरी दास्तान सुनने के बाद सुगौली थाने की पुलिस सक्रिय हो गई। सुगौली के एसएचओ अमित कुमार सिंह ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी अपने उच्चाधिकारियों को दिया। इस पर एसपी कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर एसपी सदर राज ने मामले को अपने हाथ में लेकर एसएचओ को आवश्यक कार्रवाई के आदेश दिए। इसके बाद सुगौली थाने के एसएचओ अमित कुमार सिंह ने इस संबंध में अपने थाने के रिकॉर्ड के पन्ने पलटने शुरू किए। उन्हें याद आया कि 30 अक्टूबर 2023 को एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी। ये रिपोर्ट फुलवरिया गांव के रहने वाले 22 वर्षीय रितेश शाह के लापता होने के संबंध में उसके पिता द्वारा दर्ज कराई गई थी। पुलिस रितेश के अपहरण के मामले को नहीं सुलझा पा रही थी। पुलिस ने काफी माथापच्ची की, लेकिन सुराग नहीं मिल रहा था। अब तक रितेश के अपहरण की गुत्थी अनसुलझी ही थी। पिता ने रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि 23 अक्टूबर 2023 को उनका बेटा रितेश शाह नवमी मेला देखने गया था, लेकिन लौट कर नहीं आया।
उसे रिश्तेदारियों व दोस्तों के यहाँ भी तलाश किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। उन्हें शक है कि उनके बेटे रितेश का अपहरण उसके बचपन के दोस्त ऋषभ निवासी फुलवरिया ने अपनी प्रेमिका अस्मिता उर्फ संजू देवी के साथ मिलकर किया है। उन्होंने पुलिस को ये भी जानकारी दिया कि रितेश के अवैध संबंध भी उस अस्मिता से थे। सुगौली थाना पुलिस को अब रितेश शाह के पिता पर ही शक होने लगा कि रितेश के अपहरण होने की रिपोर्ट दर्ज कराकर कहीं पिता उसका बचाव तो नहीं कर रहा है। पुलिस को अब ये भी लगने लगा कि कहीं आशिकी के चक्कर में रितेश और उसके घर वालों ने ही नेपाल ले जाकर ऋषभ और अस्मिता की हत्या तो नहीं कर दिया और रितेश के अपहरण की मनगढ़ंत कहानी पुलिस को बता रहे हैं। इस पर रितेश के पिता ने कहा कि जब से उनका बेटा लापता हुआ था वो लगातार थाने के चक्कर काट रहा है और बेटे को तलाश करने की गुहार लगा रहा है। अब मेरे लापता बेटे पर ही हत्या का आरोप लगाना ठीक नहीं है। नेपाल से आई इस खबर ने अब मामले में एक नया मोड़ ला दिया था। सुगौली थाना पुलिस अब रितेश की तलाश में जुट गई। वहीं पुलिस को एक बात खटक रही थी कि जिस अखिलेश भगत की पत्नी अस्मिता उर्फ संजू अपने प्रेमी के साथ नेपाल चली गई, वो अब तक हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठा है। उसने पत्नी की गुमशुदगी अब तक दर्ज क्यों नहीं कराई, न संपर्क किया। तब पुलिस का माथा ठनका। पुलिस अखिलेश भगत की तलाश में जुट गई, लेकिन वो अपने घर सुगांव नहीं मिला। तभी 31 दिसंबर 2023 को मुखबिर ने अखिलेश भगत के गांव कोवई में होने की सूचना पुलिस को दिया। सुगौली थाना पुलिस 2 जनवरी 2024 को मृतका अस्मिता उर्फ संजू देवी के पति अखिलेश भगत को तलाशती हुई कोवई गांव पहुंची, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया। अखिलेश को थाने लाकर उससे पूछताछ की गई। अखिलेश ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी अस्मिता 2 युवकों को दिल दे बैठी थी। उसे इस बात का पता नहीं था। जानकारी होने पर जब उसने पत्नी पर दोनों प्रेमियों से मिलने पर पाबंदी लगा दिया तो वह दोनों उसकी पत्नी को लेकर फरार हो गए। अब पुलिस से ही उसे जानकारी मिली है कि नेपाल में उसकी पत्नी और एक प्रेमी ऋषभ की हत्या हो गई है, जबकि दूसरा प्रेमी अभी फरार चल रहा है। संजू देवी का पति अखिलेश भगत थाने की पुलिस को काफी देर तक यही कहानी सुनाकर गुमराह करता रहा, लेकिन वो पुलिस की इस बात का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया कि अपनी पत्नी की गुमशुदगी उसने अब तक दर्ज क्यों नहीं कराई है। वो अब तक हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठा है। पुलिस समझ गई कि सीधी अंगुलियों से घी निकलने वाला नहीं है। तब पुलिस ने अखिलेश भगत से सख्ती से पूछताछ किया, जिसका जल्दी ही परिणाम सामने आ गया। अखिलेश भगत वास्तव में बगुला भगत निकला। पुलिस की सख्ती के आगे वह रट्टू तोते की तरह बोलने लगा। एएसपी सदर राज ने प्रेस वार्ता आयोजित कर ट्रिपल मर्डर का पर्दाफाश करते हुए बताया कि एक आरोपी अखिलेश भगत को गिरफ्तार किया गया है। इस हत्याकांड में प्रेम प्रसन्न कारण बनकर सामने आया है। पहले महिला और उसके प्रेमी ऋषभ की हत्या की गुत्थी सुलझाई जा रही थी, तभी महिला के एक और प्रेमी रितेश शाह की हत्या का मामला सामने आया। रितेश के पिता ने अपहरण का आरोप रितेश के बचपन के दोस्त ऋषभ और प्रेमिका अस्मिता उर्फ संजू देवी पर लगाया था। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू किया, लेकिन ऋषभ और अस्मिता दोनों का पता नहीं चल सका था। जिले में पूरी खोजबीन के बावजूद पुलिस के हाथ खाली थे। 25 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद ऋषभ और अस्मिता तक नहीं पहुंचा जा रहा था, लेकिन नेपाल पुलिस द्वारा दी गई खबर से मामले में नया मोड़ आ गया। अखिलेश से पूछताछ के बाद इस ट्रिपल मर्डर की चौंकाने वाली कहानी सामने आई, जो इस प्रकार थी। अखिलेश भगत इलेक्ट्रिक वायरिंग का काम करता था। वर्ष 2013 में उसकी शादी अस्मिता के साथ हुई थी। दोनों का जीवन मजे से कट रहा था। शादी के बाद उनके 2 बेटे पैदा हुए। आज से लगभग 5 साल पहले वह पत्नी के साथ अपने मामा के घर फुलवरिया गांव में एक शादी समारोह में गया था। ऋषभ और रितेश आपस में दोस्त थे। वह भी उस शादी समारोह में मौजूद थे। समारोह में बच्चा छोटा होने और भीड़ के कारण अस्मिता को खाना लाने में परेशानी हो रही थी। उसने पास में खड़े एक युवक ऋषभ से मदद मांगी। इस पर ऋषभ उसके लिए प्लेट में खाना लेकर आ गया। शादी में उस युवक का दोस्त रितेश शाह ये सब देख रहा था। उसने ऋषभ से कहा कि वह भी उस महिला से दोस्ती करेगा।
ऋषभ ने कहा कि जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। मैंने तो खाना लाने में उसकी केवल मदद की है। लेकिन रितेश ने एक ना सुनी और वह भी महिला को खाने का सामान लाकर देने लगा। इस तरह दोनों दोस्तों की पहचान अस्मिता से हो गई। रितेश और ऋषभ ने अस्मिता से मिलने के लिए अब उसके पति अखिलेश भगत से दोस्ती कर लिया। उम्र में अंतर होने के बावजूद दोस्ती हो गई। अब दोनों युवकों का अखिलेश के घर आना जाना शुरू हो गया। धीरे धीरे अस्मिता से दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर दोनों दोस्तों के साथ अस्मिता के जिस्मानी संबंध बन गए। अब जब भी रितेश और ऋषभ को मौका मिलता, अस्मिता के पास आते और अपनी हसरतें पूरी कर चले जाते थे। वे दोनों अस्मिता, उसके बच्चों और पति पर भी खूब खर्चा करते थे, जिससे अखिलेश को उन पर शक न हो सके। अखिलेश की पीठ पीछे उसकी पत्नी क्या गुल खिला रही है, इसकी अखिलेश को भनक तक नहीं लगी। धीरे धीरे अस्मिता का झुकाव प्रेमी ऋषभ की ओर अधिक हो गया। अंतरंग क्षणों में अस्मिता और ऋषभ को रितेश अब राह का रोड़ा नजर आने लगा। एक दिन ऋषभ ने अखिलेश भगत से शिकायत कर दिया कि उसकी पत्नी के साथ रितेश शाह गलत काम करता है और उसे परेशान करता है। इस पर अखिलेश ने पत्नी से इस बारे में पूछताछ किया। अस्मिता ने बताया, रितेश से उसके अवैध संबंध नहीं हैं, लेकिन वो उसे परेशान करता है। कई बार मना किया, लेकिन वो मानता नहीं है। इसके बाद अखिलेश भगत, ऋषभ और उसकी पत्नी अस्मिता उर्फ संजू देवी ने मिलकर रितेश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। इस योजना में अखिलेश ने अपने एक दोस्त विनय को भी शामिल कर लिया। योजना के मुताबिक 23 अक्टूबर 2023 को अस्मिता ने रितेश शाह को छपवा में आयोजित नवमी मेले को देखने के लिए बुलाया। रितेश अस्मिता के बुलावे पर मेला देखने पहुंच गया। इसी दौरान एक सुनसान जगह पर ले जाकर रितेश के गले में गमछा डालकर उसकी गला घोंटकर सभी ने मिलकर हत्या कर दिया। फिर लाश को एक वाहन से विनय अपने थाना केसरिया के गांव गोपालपुर ले गया, जहां एक खेत में गड्ढा खोदकर रितेश शाह को दफन कर दिया गया। इसके बाद हत्यारे अपने अपने घरों को चले गए। जब मेले से रितेश घर लौटकर नहीं आया तो उसके घर वालों को चिंता हुई। उन्होंने काफी खोजबीन किया। नवमी मेले में ऋषभ और उसकी प्रेमिका अस्मिता को रितेश के साथ गांव वालों ने देखा था। इस दौरान उन्हें पता चला कि दूसरे प्रेमी ऋषभ और अस्मिता इस समय छतौनी में हैं। परिजनों के साथ ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर छतौनी पुलिस के हवाले कर दिया। जब छतौनी पुलिस ने सुगौली थाने में संपर्क किया तो वहां की पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी ऋषभ के खिलाफ प्राथमिकी और अन्य आरोपों से इनकार कर दिया। इसके बाद छतौनी पुलिस ने दोनों को उनके घर वालों को सौंप दिया। इस घटना के बाद 30 अक्टूबर 2023 को लापता प्रेमी रितेश शाह के पिता ने थाना सुगौली में गांव के ही ऋषभ और उसकी प्रेमिका अस्मिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते हुए रितेश का अपहरण कर उसकी हत्या कर देने की आशंका जताई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद ऋषभ और अस्मिता नेपाल चले गए और वहां चितवन में जाकर रहने लगे। इस जानकारी के बाद पुलिस ने अखिलेश भगत को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को अब रितेश की लाश को बरामद करना था। वह आरोपी अखिलेश भगत को लेकर बताए गए स्थान गांव गोपालपुर पहुंची, जहां मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपी अखिलेश भगत की निशानदेही पर खेत में खुदाई कराई गई। खुदाई के दौरान गड्ढे से बाल, अंगूठा, नाखून आदि मिले, लेकिन पूरी बॉडी नहीं मिली। पुलिस ने बरामद अवशेषों को सील करने के बाद उन्हें फोरेंसिक एफएसएल जांच के लिए भेज दिया। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि रितेश की लाश को ठिकाने लगाने में कुछ अन्य लोग भी शामिल थे। पुलिस अपने मुखबिरों से उनकी पहचान कराने के बाद उनकी गिरफ्तारी में जुट गई ताकि रितेश के शेष अवशेषों को बरामद किया जा सके। उधर रितेश की हत्या के बाद ऋषभ और उसकी प्रेमिका अस्मिता उर्फ संजू देवी अखिलेश भगत को बिना बताए नेपाल भाग गए। प्रेमी प्रेमिका ने अपने रास्ते के रोड़े को हटा दिया था। दोनों अब अपनी जिंदगी आराम से बिताना चाहते थे। नेपाल में दोनों किराए पर कमरा लेकर चितवन में रहने लगे। इधर पत्नी अस्मिता और ऋषभ के अचानक गायब हो जाने पर अखिलेश परेशान हो गया। पूर्वी चंपारण से नेपाल अधिक दूरी पर नहीं है, 1.5 घंटे का रास्ता है। उसे शक हुआ कि जरूर दोनों नेपाल भाग गए हैं।
इसी बीच उसे कुछ लोगों से पता चला कि ऋषभ और अस्मिता को नेपाल में देखा गया है। अखिलेश भगत दोनों को तलाशता हुआ एक दिन नेपाल जा पहुंचा। वहां उसे पता चला कि दोनों चितवन में किराए पर कमरा लेकर रहते हैं। जब अखिलेश भगत उनके कमरे पर पहुंचा तो दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखकर उसका खून खौल गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को जाहिर नहीं होने दिया। अखिलेश भगत भी दोनों के साथ वहां रहने लगा। वह जानता था कि उसके साथ पत्नी अस्मिता और उसके प्रेमी ऋषभ ने विश्वासघात किया है। उसे पता चल गया कि रितेश की हत्या भी ऋषभ और अस्मिता की चाल थी। अखिलेश अब पूरी तरह से समझ गया था कि ऋषभ ने अस्मिता पर सिर्फ अपना एकाधिकार जमाने के लिए ही अपने दोस्त रितेश की हत्या की थी। लेकिन अखिलेश भगत ने अपने मन की बात दोनों के सामने जाहिर नहीं होने दिया। वो उनके साथ सामान्य तरीके से रहने लगा। अखिलेश अब मौके की तलाश में रहने लगा। 18 नवंबर 2023 को जब अखिलेश की पत्नी अस्मिता कपड़े धो रही थी और ऋषभ कमरे में सो रहा था, तभी अखिलेश ने सोते समय ऋषभ को दबोच लिया और उसके गले में गमछा डालकर उसकी हत्या कर दिया। कपड़े धो रही अस्मिता ने ऐसा करते हुए उसे देख लिया। उसने चिल्लाने की कोशिश किया, लेकिन गुस्से से भरे अखिलेश ने अपनी पत्नी का गला घोंटकर उसे भी मार डाला। दो हत्याएं करने के बाद अब उन्हें ठिकाने भी लगाना था। अखिलेश ने अलग अलग बोरियों में दोनों लाशों को बंद करने के बाद एक साइकिल का इंतजाम किया। फिर एक एक बोरी को ले जाकर चितवन के जंगल में फेंकाया। इसके बाद वह नेपाल से भागकर अपने गांव आ गया। एक युवक की हत्या भारत में, जबकि एक युवक व एक महिला की हत्या नेपाल में कर दी जाती है। इस ट्रिपल मर्डर की गुत्थी को नेपाल पुलिस की मदद से एएसपी राज के नेतृत्व में सुगौली थाने के एसएचओ अमित कुमार सिंह, एसआई अभिनव राज व टेक्निकल टीम ने सुलझा लिया। इनको पुरस्कृत किए जाने के लिए मोतिहारी के एसपी कांतेश कुमार मिश्रा से सिफारिश की गई है। पुलिस ने अखिलेश भगत को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे तीन हत्याओं यानी पत्नी अस्मिता उर्फ संजू देवी तथा उसके दो प्रेमियों रितेश और ऋषभ की हत्या को अंजाम देने के आरोप में जेल भेज दिया गया। समाज अनैतिक रिश्ते की इजाजत नहीं देता है। ये बात देखने और सुनने में रियल लाइफ जैसी है, लेकिन ये रियल स्टोरी है। पति के रहते हुए दो प्रेमियों के मोहपाश में जकड़ी अस्मिता ने इस बात को यदि समय रहते समझ लिया होता तो उसे जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। 25 दिनों में बिना आगा पीछा सोचे अखिलेश भगत ने 3 मर्डर कर दिए, जिसकी वजह से उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। अब उसके 2 बच्चों की परवरिश कौन करेगा? तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।